हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। और पिछले और अब आने में काफी लंबा टाइम लग गया, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का गैप हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बिजी थे इसीलिए नहीं कर पाया। तो पिछले सेशंस में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम को कर रहे थे, जिसमें हमने पहला आपको टॉपिक पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। उसमें मैंने आपको क्लियर मेंशन आपको एटम्स के बारे में इंट्रो दिया था। ठीक है। एटम्स क्या होता है वो आपको मैंने बताया था, लिविंग बॉडी में मिलता है। उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताया गया था कि डाल्टन्स थ्योरी में क्या कहा था कि एलिमेंट एक से ज्यादा कंबाइन होते हैं तो एटम बनते हैं, रिएक्ट करता है और कंबाइन करता है तो मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट के उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट एटम की डिफरेंट होती है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका यही वाला पॉइंट है कि आपका एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है। उसके बाद एटम्स आर इंडिविजुअल, ये वायलेट हो गया था। ठीक है। माइकल फैराडे 3 लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉमसन ने कैथोड रेज दैट इज आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी की एंड जेम्स चैडविक ने अपना न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ठीक है। उसके बाद ये कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट था, इसको पढ़ाया गया था। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप पिछले लेक्चर जाके देख लो। उसके बाद ये मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे से उसकी प्रॉपर्टी समझाई थी। ठीक है। चार्ज बाय रेशियो निकलवाया गया था, इसकी वैल्यू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजीआई थी। ठीक है। ये उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया था, यहाँ आपने कैलकुलेट किया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब अगर ये आप इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्राम में निकालते हो तो क्या जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो ये है आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, काफी गैप हो गया। तो सेकेंड लेक्चर में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या हमें पढ़ना है कैनाल रेज। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, कैसे समझ में आया कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हमें करनी है, तो उसके लिए बेसिकली पहले एक चीज समझिए कि ये हुआ कैसे। तो हुआ ऐसे कि डाल्टन ने जब अपनी थ्योरी को प्रपोज किया, डाल्टन ने, किसने, डाल्टन ने, तो डाल्टन ने उसमें अपना एक पॉइंट बोला था, शायद आपको याद होगा। डाल्टन ने पॉइंट अपना ये बोला था कि आपका जो एटम है, एटम, वो एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव होना चाहिए। विच मीन्स अगर आपके पास +3 है तो उसको न्यूट्रल -3 करेगा, तो आपको वैल्यू ओवरऑल 0 मिल जाएगी। तो क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, दैट इज नेगेटिव डिस्कवर हो गया, और एटम को न्यूट्रल करने के लिए एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो डाल्टन की इस थ्योरी को सही प्रूफ करने के लिए कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें जितना नेगेटिव होता है उतना ही उसमें पॉजिटिव भी होगा, तो यही को डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट इसको परफॉर्म किया गोल्डस्टीन ने। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को, इस पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्कवरी है, इसको परफॉर्म किया था अर्नेस्ट गोल्ड स्टीन। इसने, अर्नेस्ट गोल्ड स्टीन ने इसको परफॉर्म किया था। अब क्या कैसे किया था वो चलो देख लेते हैं। सिंपली सेटअप सेम है, थोड़ा बहुत सेटअप में से चेंजेस है। जैसे डिस्चार्जिंग ट्यूब, एज इट इज आप डिस्चार्जिंग ट्यूब लोगे, उसमें आप 2 रॉड डालोगे। रॉड थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें एक तो एनोड होगा, बट इसमें इस बार जो कैथोड लिया गया है वो कैथोड परफोरेटेड लिया गया है। परफोरेटेड का मतलब होता है, परफोरेटेड का मतलब होता है होल। मतलब इस बार कैथोड के अंदर छेद किया कर दिया गया। ठीक है, होल्स कर दिए गए। मान लो अगर ये आपका कैथोड है तो इसके अंदर बीच बीच में उसके अंदर क्या कर दिया गया, होल कर दिया गया। ठीक है, तो उसको बोला गया है परफोरेटेड कैथोड। अब परफोरेटेड कैथोड के बाद हमने एज इट इज बैटरी लगाई। ठीक है, बैटरी लगाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका बैटरी का बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे, बस बहुत लो भी नहीं रखेंगे। वैक्यूम पंप लगाए हैं ताकि अंदर का सारी गैसेस को हम बाहर कर सकें। बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल है जो कि कैथोड से कनेक्ट हो गया है, दैट इज आपका कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपका एनोड से कनेक्ट हो गया है, दैट इज आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर सारी गैसेस निकाल दी गई हैं, और इसके अंदर अलग से बाहर से एक गैसेस फिल कर दी गई है, दैट इज आपका भर दी गई है H2
गैस, हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर फिल कर दिया गया, ठीक है। बाकी एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई है, क्योंकि ये जो रास्ता है इसको हम कैनाल बोलते हैं, बोल सकते हो। कैनाल का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है ना, इसको आप रास्ता बोल सकते हो। बाकी एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई है। प्रेशर आपको अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 1 mm रखना है। टेम्परेचर आपका मॉडरेट हाई रहेगा, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर नहीं रखना है उसमें, ठीक है। अब एक्चुअल कहानी हुई क्या, कैसे डिस्कवरी हुई, समझो। ये जो हाइड्रोजन गैस है आपका, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस है आपका, आप ध्यान दो। तो ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं बनाऊं कि ये हाइड्रोजन का, देखो हमें आपको नहीं पता था, बट होता तो पहले से प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन के अंदर बीच में तो उसका एक प्रोटॉन रहेगा ही रहेगा, और किनारे उसका एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये एक प्रोटॉन और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब आप ये सोचो कि अगर मैं इसके अंदर बनाता हूं उसको, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये उसका पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये उसका पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज। अब समझो होगा क्या एक्चुअल, यहाँ पे कहानी क्या होगी, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा, बाकी तो सही है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्चुअल कहानी होगी क्या, जैसे ही हम यहां से इस बैटरी को ऑन करेंगे, तो क्योंकि बैटरी ऑन होते ही, क्योंकि वोल्टेज इसका ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा होने से जब ये बैटरी ऑन होगी तो ये बहुत हायर पोटेंशियल पर करंट को सप्लाई करेगा। जब ये करंट सप्लाई करेगा तो कैथोड के अंदर से, ध्यान सुनो, कैथोड जो रॉड है, क्योंकि मेटल की है, उसके अंदर से क्या निकलेगी, कौन सी रे निकलेगी, कैथोड रे निकलेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी तो यही हुआ था कि नेगेटिव वाले से आपका बेसिकली हाई एनर्जी जाता है, और कैथोड की से के अंदर से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, या कैथोड रेज निकलती है। अब ये जो कैथोड रेज निकलेंगी, इनकी जो एनर्जी होगी वो आपकी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, बहुत हाई स्पीड पे होगी। तो इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज निकलेंगी तो वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन, सामने क्योंकि इसके कौन पड़ेगा, सामने इसके पड़ेगा हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है जब इतनी तेज इससे टकराएगा तो ये इसको बाहर कर देगा, जब ये इससे टकराएगा तो इसको बाहर कर देगा, जब ये टकराएगा तो इसको बाहर कर देगा। तो आप एक बार सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन से ये कैथोड रे टकराई, ये कैथोड रे निकली और ये इलेक्ट्रॉन से टकरा गई, जब टकराई तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो वहां से हट गया, और इलेक्ट्रॉन अगर वहां से हट गया तो वहां पीछे पीछे क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव की तरफ, क्योंकि पीछे वाली रॉड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पीछे की तरफ तुरंत अटैक करना स्टार्ट कर देगा, पीछे की तरफ। अब जो इसमें से पॉजिटिव चार्ज इस कैनाल में से पास होके पीछे, कैनाल में से पास होके पीछे जिंक सल्फाइड से टकरा जाएंगी। जिंक सल्फाइड पर टकराते ही वो यहाँ तुरंत क्या करेगा, ग्लो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे निकलवाया है, जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे निकलवाया है, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज तुरंत किधर जाएगी, ये जाएगी एनोड की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से इस हाइड्रोजन एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो गया किधर, वो गया पॉजिटिव प्लेट की ओर, एनोड की ओर गया। और इसके अंदर ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन था, क्योंकि पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों थे, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जो पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव वाला पोर्शन किधर चला गया, कैथोड की तरफ चला गया, क्योंकि कैथोड कैसा चार्ज था, कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज था। तो जिन रॉड से ये इधर चला गया, अब जिन, क्योंकि कैथोड कैथोडेटेड था, तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके बीच से निकल गया, वो जिंक सल्फाइड से टकराया है, जिंक सल्फाइड से यहाँ जिंक सल्फाइड लगाया था आपने, उससे टकराया, ग्लो किया। तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये जो बचा है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसी पॉजिटिव चार्ज को ही क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। और आप ध्यान दो, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन वो भी निकल जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +1। दैट्स वाई हम H प्लस का नाम, या हम H प्लस को भी क्या ट्रीट करते हैं, H प्लस को हम प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया बेसिकली क्या हुआ।
सब कुछ किया, करंट यहाँ से बैटरी ऑन किया, बैटरी ऑन करते हैं यहाँ हाइड्रोजन गैस आपका फिल किया था। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता ही होता है, वो आपको पता हो, क्योंकि वो आपको पता है नहीं है बात की बात, बट होता तो है इसके अंदर। तो जब यहाँ से बैटरी ऑन किया और बैटरी ऑन करने के बाद जब यहाँ से कैथोड रे निकली तो इतनी स्पीड में वो निकली कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे वो इलेक्ट्रॉन अपने घर से बाहर चले गए, क्योंकि बहुत स्पीड में आया, धक्का मारा, उसको बाहर चला गया। धक्का मारने के सारे इलेक्ट्रॉन जो थे, सारे इलेक्ट्रॉन आपके किस प्लेट की तरफ चले गए? ये सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चले गए, जो कि इस साइड था। और जितने भी पॉजिटिव पोर्शन बचे वो इधर पास हो गए। तो क्योंकि वो सारे पॉजिटिव चार्ज कैनाल को पास करते हुए निकले थे रे, इसीलिए दैट्स व्हाई उनका नाम क्या रखा गया? कैनाल रेज। और क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज थे इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन रखा गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो अब बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज आपके इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज से एग्जैक्ट मैच करती है। जो प्रॉपर्टीज आपने इलेक्ट्रॉन में पढ़े थे वही सेम प्रॉपर्टीज इनके पास भी अप्रोक्सीमेटली होगी। ठीक है, आप चाहो इनको यहां से हटा के यहां आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान देना है आपको, ध्यान ये देना है कि आप ये मुझे ये बताओ, इसको एनोड रेज क्यों कहा गया? इसको एनोड रेज क्यों कहा जाएगा? प्रोटॉन भी कहते हैं, कैनाल रेज भी कहते हैं, और इसको एनोड रेज भी कहते हैं। एनोड रेज क्यों कहते हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है, देखो, कैथोड से निकली, एनोड तक पहुंच नहीं पाई, गई और वहीं से रास्ते से वो घूम गई। मतलब एनोड रास्ते से कैथोड से निकला और वहीं से घूम गया। लेकिन क्योंकि चमक जो उत्पन्न हुई थी वो कैथोड के पीछे उत्पन्न हुई थी, ठीक है, कैथोड के पीछे चमक उत्पन्न हुई थी। तो एक लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये वाली थ्योरी भी तो हमें सही करनी थी। तो लाइट जो होती है वो हमेशा क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में आकर ट्रांसफर करती है, इसका मतलब वो लाइट कहां से आई होगी? एनोड से आई होगी। तो क्योंकि ये माना जाता है कि लाइट कहां से आ रही है? एनोड से आ रही है, दैट्स व्हाई उस लाइट का नाम क्या, उस रे का नाम क्या रखा गया? एनोड रेज। रे एनोड से नहीं आ रही है, रे कैथोड से ही निकली है और वो बीच में से वैसे ही घूम गई है। बट क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको सही साबित करने के लिए हमने ये बोल दिया कि अगर कैथोड के पीछे लाइट उत्पन्न हुई है, विच मींस वो इंडिकेट कर रहा है कि वो कहां से ओरिजिनेट हुई होगी? वो ओरिजिनेट हुई होगी एनोड से। तो दैट्स व्हाई उसका नाम क्या रखा गया था? एनोड रेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 3 नाम है उनके। ठीक है, बाकी these are always travel in straight line with high velocities, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली वही होगा। ये वैल्यूज आपकी थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली यही है। कैथोड रेज, यहाँ कैथोड रेज नहीं रहेगा, आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं? एनोड रेज। एनोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी एज इट इज सेम, सब जैसे आपको वहां समझाया था होती है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनोड, एनोड रेज नेगेटिवली चार्ज नहीं होंगी। एनोड रेज आपकी कैसी चार्ज होंगी? एनोड रेज आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगी। कैथोड रेज रीनेम्ड बाय, नहीं तो ये फिर ठीक है, ये इसके लिए नहीं है, इसका नाम है एज इट इज, इसको हटा दो। कैथोड रेज प्रोड्यूस इन्फ्लोरेसेंस, तो कैथोड रेज नहीं यहाँ आएगा। एनोड रेज प्रोड्यूस इन्फ्लोरेसेंस ऑन एनोड साइड, नहीं तो एनोड साइड नहीं, इस बार ये किस साइड प्रोड्यूस होगा? कैथोड साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक, और एनोड रेज हैविंग हाई एक्सरे, तो कर सकते हो एनोड रेज भी, बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, नॉट मच वेरी हाई, थोड़ा बहुत ही होता है। ठीक है, उसके बाद था कैथोड रेज इंडिपेंडेंट। अब जैसे इनके में क्या है? कैथोड रेज इंडिपेंडेंट, बट एनोड में क्या होता है? कैथोड रेज डिपेंड करती है। ठीक है, वो ये तो सही है कि वो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है, इसको आप चाहो मिटा दो, लेकिन नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। एनोड रेज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस डाली गई थी, तो अगर आप कोई और गैस डालते हो तो वो उस पर डिपेंड करता है, तो वो आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज एज इट इज वही है जो पुरानी वाली थी, उनकी वही प्रॉपर्टीज है, कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं की गई है। बाकी अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली, तो ऑलरेडी प्रूफ करने की बहुत जरूरत है नहीं, क्योंकि इसने ऑलरेडी प्रूफ कर ही दिया है। क्योंकि इसका पॉजिटिव वाला इधर जा रहा है, इधर वाला नेगेटिव था, इसका मतलब नेगेटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इधर वाली प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इधर सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये यहाँ से प्रूफ कर दिया। यहाँ से जो पॉजिटिवली पार्टिकल आपका जो निकला, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, समझ आया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो चलिए, तो नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, करवा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा पिछले से ही करा दिया। तो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज।
तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एज इट इज, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन था वैसे ही स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा। These rays are made up of material which are made up of mass, ठीक है। इनके पास मास होता है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इनके पास 1/2 mv², ये है उनके पास। These rays are made up of positively charged, जो आपका कैनाल रेज होती है ये कैसे चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट द एनोड रेज, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती हैं उनके अंदर ही एनोड रेज होती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। फिलहाल इस सिनेरियो में आपने वहां पे हाइड्रोजन गैस यूज किया था। अगर आप गैस चेंज कर देते हो तो फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा बहुत डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो गैसेस पर डिपेंड करती है कि कैसे उसको बिहेव करना है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन कैनाल रेज, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि आपका कैनाल रेज में प्रेजेंट है और कॉल्ड प्रोटॉन, उसी पॉजिटिव चार्ज को ही हम बोलते हैं प्रोटॉन, विच हैव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर यूनिट पॉजिटिव होती है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होती है, एंड हैव मास नियरली दैट ऑफ एटम, और उसका मास जो होता है वो उसी के एटम के बराबर होता है, ठीक। जैसे प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता था, प्रेजेंट इन ए एटम, एटम में होता है, विच कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास नियर बाय इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। दैट्स व्हाई हम हाइड्रो प्रोटॉन को हम H प्लस आयन भी लिखते हैं, ऐसे H प्लस आयन भी हम लिखते हैं, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन आपका 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम, अगर आप केजी में करते हो तो 1.672 इंटू 10⁻30 केजी। और चार्ज आपका डायजोडिस जो इलेक्ट्रॉन में होता है वही इनके में भी होता है, बस चेंज थोड़ा सा हो जाता है कि उनका नेगेटिव होता है और इनका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलो, हाँ एक चीज और, ये यूनिट को लेके बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे यूनिट चेंज नहीं कर पाते हैं कि कैसे हम चेंज करें। तो यूनिट चेंज करने का मैं एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। होप सो आपको काम लगेगा। जैसे यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, अब यूनिट कन्वर्जन में क्या है, देखो आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट पे करनी होती है। तो आपने कभी नोटिस किया हो तो उसमें एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक तो आपके पास स्मॉलर यूनिट होगी और एक उसमें आपके पास बिगर यूनिट होगी, ठीक। तो जिन दो यूनिट्स को आप कंपेयर या चेंज करने जा रहे हैं, पहले उनमें आप रिलेशन पता कर लीजिए कि उनमें रिलेशन क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन 100 का आता है। अगर मैं आपसे कहूं किलोमीटर और मीटर, तो इनके बीच में रिलेशन 1000 का आता है। अगर मैं आपसे कहूं केजी और ग्राम, तो इनके बीच भी रिलेशन 1000 का आता है। अगर मैं आपसे कहूं लीटर और ml, तो इनके बीच भी रिलेशन 1000 का आता है। तो सेम ऐसे ही पहले आप रिलेशन कंफर्म रखिए कि रिलेशन में कैसे क्या करना है, ठीक है। अब सुनो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल, जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहां 5 मीटर, अगर मैं लिखता हूं और मुझे इसी को कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में लिखना है, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में लिखने के लिए क्या करोगे, नॉर्मली मीटर छोटी बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर में लेकर कितने का होता है, 100 होता है। आप 5 में, 1 मीटर में कितना होगा, 5 और 1 मीटर में कितना होगा, 100 होता है, 100 मीटर होता है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कितना हो जाता है, 500 सेंटीमीटर। मतलब 5 मीटर को आप 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। बट इसका मैं एक शॉर्टकट देता हूं, देखो जरा यूनिट और मैग्नीट्यूड चेक करो। ये जो वैल्यू है, ये 5, ये आपका छोटा है, ये आपका स्मॉल है, लेकिन जो 500 है ये आपकी लार्ज वैल्यू है, ये लार्ज है। अब आप जरा काउंटर चेक करो, इनका इनका अपोजिट चेक करो, सेंटीमीटर आपका चेक करो जरा, सेंटीमीटर आपका कैसा है, ये आपका स्मॉल है, लेकिन जरा मीटर चेक करो, मीटर आपका क्या हो गया, मीटर आपका लार्ज हो गया। विच मीन्स अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल है तो उसके साथ यूनिट लार्ज होगी, और अगर मैग्नीट्यूड लार्ज है तो उसके साथ यूनिट स्मॉल होगी। यानी कि जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, फिर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब भी आप जाओगे हमेशा आप मल्टीप्लाई करोगे, और जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे आप हमेशा वहां डिवाइड करोगे।
बस रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि किसमें रिलेशन कितने का है। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि आप 120 ग्राम को केजी में चेंज करो, कैसे, लेकिन मुझे अच्छा केजी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कर दिया डिवाइड। केजी और ग्राम में क्या रिलेशन होता है, 1000 का, तो 1000 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये आपका ये हो जाएगा 12/100, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक, ये इतना केजी आ गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये कन्वर्जन के लिए बहुत दिक्कत होती है, वेदर इट इज फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये यूनिट कन्वर्जन अब अच्छे से याद रखना कि यूनिट कन्वर्ट कैसे की जाती है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हमने डाल्टन के हिसाब से हमने एटम देखा, तो एटम के अंदर हमने दो चीजें तो खोज ली। पहला, हमने इलेक्ट्रॉन खोज लिया जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दूसरा, हमने प्रोटॉन खोज लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवर होने से, थोड़ा ट्राई करें क्या ब्लैंक में, नहीं यही सही है। चल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के डिस्कवर होने से किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या थी वो तो हो गई बराबर, विच मीन्स आपका जो एटम था वो तो पूरी तरीके से हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया आपका, तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गई, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं, न्यूट्रल तो हो ही गया, तो हम फिर आराम से करते हैं। बट एक चीज फंस गई। क्या फंसी? हमने इस एटम का मास कैलकुलेट किया, मास ऑफ एटम हमने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, और साथ में हमने इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास कैलकुलेट किया, तो क्योंकि इसका तो हमें पता ही था, तो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो ये, और दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन, ये। तो एग्जांपल के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं x मान ले रहा हूं और मास ऑफ प्रोटॉन को मैं y मान ले रहा हूं। तो एटम के अंदर अगर सिर्फ यही दोनों है तो इन दोनों का मास जोड़ने पे एटम का मास आ जाना चाहिए था। तो हमने क्या किया, हमने निकाला मास ऑफ एटम। तो रूल के हिसाब से एटम को दो लोग बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनका मास प्लस प्रोटॉन का मास अगर हम जोड़ देते तो एटम की मास के बराबर आ जाना चाहिए था। बट प्रैक्टिकली ये चेक किया गया, जब ये चेक किया गया तो एटम का मास इन दोनों के मास के सम के बराबर नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। विच मीन्स आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ एटम is greater than mass of electron plus mass of proton। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जोड़ने के बाद भी वो एटम के मास के बराबर नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इसका मास कम पड़ रहा है, विच मीन्स इसमें अभी कोई और है, ऐसा कोई और तीसरा सब पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम के मास को वैलिड कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है। तो यहां से एक अनुमान लगाया गया कि एटम के अंदर अभी भी कोई तीसरा पार्टिकल है जो एटम के मास को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो फॉलो कराना था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उस हिसाब से अभी कोई तीसरा होगा जो उस एटम के अंदर का मास को वैलिड कर रहा होगा। तो यहां से आइडिया आया कि एटम के अंदर डेफिनेटली एटम के अंदर कोई थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, कोई थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मास को वैलिड कर रहा है। तो यहां से फिर एक अनुमान आया कि एटम के अंदर एक तीसरा भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो वैलिड कर रहा है। तो तीसरा आपको एज इट इज पता ही है कि तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल कौन था। तो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे दिमाग में आया कि न्यूट्रॉन भी हो सकता है, समझ आ गया ना कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्या करने के लिए आई थी, एटम का मास बैलेंस करने के लिए। मतलब ये किस लिए आया था, क्या फुलफिल करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके डिस्कवरी से मास का वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ था वो वैलिड हो गया। अब इसको डिस्कवरी करने के लिए पहले तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको चाहिए अल्फा पार्टिकल। पहले खाना बनाने से पहले सामग्री चाहिए ना। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो पहला ये हो गया अल्फा पार्टिकल। दूसरा आपको लाइट, हल्का, लाइट का मतलब यहाँ है हल्का, लाइट एलिमेंट चाहिए था। तो उस टाइम पे जो सबसे लाइट एलिमेंट अवेलेबल था वो आपका था बेरिलियम। बहुत सिंपल है, बेरिलियम है, ठीक। तीसरा आपको एक डिवाइस चाहिए, दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। ये चाहिए आपको, ठीक है। इतनी चीजें आपको चाहिए, इसकी वजह से आप न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर सकते हो। अब सीधे सीधे करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एकदम सिंपली से समझाते हैं ताकि आपको आसानी से याद भी हो जाए रिएक्शन। सिंपली क्या करना है, आपको लेना है अपना अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब हो गया है कि ये हो गया हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और उसका मास होता है 4, ठीक। और बेरिलियम बेरिलियम का मास होता है आपका हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम 4 और इसका मास होता है 9, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अल्फा पार्टिकल को पहले साइक्लोट्रॉन के अंदर डालना है, इसको पहले इनके अंदर डालना है। साइक्लोट्रॉन क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, स्पीड अप कर देगा। इसकी स्पीड जैसे ही बढ़ जाएगी आप बेरिलियम के ऊपर उसको बम्बार्ड करा देंगे। क्या क्या करा देंगे, बम्बार्ड करा देंगे। यानी कि आपके पास बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9 है, और इस बेरिलियम के ऊपर आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराएंगे। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग दैट इज 2 और 4। तो बम्बार्डिंग कराने के बाद हम एक चीज नोटिस किए कि ये 4 और ये 2, ये हो गया 6। तो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। और कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। बट 9 + 14 जब आप करोगे तो 13 आएगा, तो यहाँ पे तो 12 ही है। तो इसका मतलब है इसके अलावा एक अलग से पार्टिकल निकला है कोई, और वो मास लेके आ रहा है। तो ये जो अलग से जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, जो कि एक तरीके से आपका न्यूट्रल था, इसी न्यूट्रल पार्टिकल का ही नाम इसी न्यूट्रल पार्टिकल का ही नाम आगे चल के क्या रखा गया, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये न्यूट्रल था। तो इसकी डिस्कवरी बहुत ज्यादा वो नहीं है, बाकी इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी, 1932 में किया था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड कराने के लिए सिंपली अल्फा पार्टिकल चाहिए जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एक लाइट एलिमेंट चाहिए बेरिलियम, एक साइक्लोट्रॉन चाहिए जो कि ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। बाकी इसके एक रिएक्शंस हो गए आपके कि हीलियम को साइक्लोट्रॉन के अंदर डालेंगे, वो उसकी स्पीडअप को बढ़ाएगा। स्पीडअप करने के बाद आप सिंपली उसका बेरिलियम के पार्टिकल्स पे आप उसको बम्बार्ड करा देंगे। बम्बार्डिंग के बाद हमको रिजल्ट जो मिलेगा, एक कार्बन का पार्टिकल मिलेगा और एक हमें न्यूट्रल पार्टिकल मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, और इसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम हमने न्यूट्रॉन रखा, ठीक। तो बेसिकली ये आपके तीनों डिस्कवरी खत्म हो गई
एटम के अंदर। तो एटम के अंदर 3 लोग थे आपका। पहला आपका था इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा आपके पास था प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और तीसरा है आपके अंदर न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को E, प्रोटॉन को P और न्यूट्रॉन को N। तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर 0। ये जो तीनों आपके बने, इन्हीं को बोला गया सब एटॉमिक, या इन्हीं को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक, ये तीनों मिलके सब एटॉमिक, मतलब ये किसी भी एटम की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ये होना ही चाहिए। यही सबको मिलकर बनाते हैं। इन्हें कौन बनाता है ये भी नहीं पता है, बट इन्हें ये एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाते हैं और फिर एटम आपका पूरा ब्रह्मांड बनता है। ठीक, समझ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, तीनों की डिस्कवरी, तीनों की प्रॉपर्टी 2 लेक्चर्स में कवर हो गए। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका, उसमें आपको बताना है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता कहां पे है और कैसे रहता है। समझ आया? पहले तो आपने घर खोजा, फिर घर के अंदर आपने लोगों को खोजा। अब ये लोग घर के अंदर रहते कैसे हैं, कि अगर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता कैसे है। तो अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, अगला लेक्चर होगा हमारा कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता कैसे है। तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइम पे मॉडल्स प्रपोज किए गए, जो कि 9th में आपने पढ़ा होगा। तो मॉडल्स आपके उसमें पहले थे, थॉमसन का मॉडल प्रपोज किया गया था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर उसमें अल्फा एक्सपेक्टरी आया और उसके बाद नील्स बोर आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 मॉडल कवर करेंगे। एक तो हम थॉमसन का मॉडल कवर करेंगे और दूसरा हम रदरफोर्ड का मॉडल कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक पढ़ाई कर लो, और क्योंकि पेपर नेक्स्ट आने वाले हैं, फिर से आपके आ जाएंगे, सेकंड चैप्टर ही आएगा इसके बाद। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए। बाकी जो प्रॉब्लम होगी, जो टॉपिक में दिक्कत होगी, वो बताना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।